हमें वेक्टर एडिशन हमने पढ़ लिया था, राइट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पढ़ लिया है ना? सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा आई गेस। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये भी क्या है, एक वेक्टर ही है ना? तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज देयर इज अ बी वेक्टर, हमें पता है बी वेक्टर अगर ये है तो माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा? इट विल बी द वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सो माइनस बी वेक्टर विल बी दिस. तो कैन आई से दैट इट इज सेम एज ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, है ना? हमें एट द एंड वेक्टर में वेक्टर एडिशन करना है, मतलब हमें रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट दो वेक्टर्स के बीच में होगा, राइट? तो माइनस इज नथिंग बट प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर. तो ये नाउ दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर. व्हाट विल इट लुक लाइक? तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो जो माइनस बी वेक्टर होगा क्या ऐसा दिखेगा? मैं इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालूंगा कौन से लॉ से? पैरेललोग्राम लॉ से. तो ये दिस विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. क्लियर? एंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. तो अगर ए और बी के बीच में थीटा एंगल है तो ए वेक्टर और माइनस बी के वेक्टर में कितना एंगल होगा? पाई माइनस थीटा. तुम्हें दिख रहा है वहां से? पाई माइनस थीटा. तो अगर मुझे मॉड ऑफ ए माइनस बी चाहिए होगा तो कैन आई से दैट इट इज ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा. कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? बताओ बताओ, जल्दी बोलो, अभी भी ढूंढ रहे हैं? नहीं याद है तुम लोगों को, और तुम लोगों को क्रिकेट खेलना है. मैं कुछ करूंगा नहीं लेकिन सुनाऊंगा तो. तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे क्या? फिर तुम लोग क्यों नहीं याद है? माइनस कॉस थीटा लिख दे इसलिए याद था. तुम खेल सकते हो नहीं? नेक्स्ट करें? नहीं लिखे थे? अरे वाह, शो चल रहा है ना. थोड़े दिनों में वीआर ग्लासेस ला देंगे, तुम वीआर ग्लासेस लगा के शो देखना, नोट मैं करूँगा. फटाफट करो. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैंने बता दिया था ना,
कौन सा लेते हैं हमेशा? स्मॉलर देन पाई वाला एंगल लेते हैं। हो गया? अब एक बार फिर से बना देता हूँ। दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर, सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सा था? और एक रिजल्टेंट ऐसा हो विच इज और ए माइनस बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ गया? यही बनाया था नीचे। ए माइनस बी में बी के से स्टार्ट करते हैं, ए तक जाते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, बी के हेड से स्टार्ट करोगे और ए के हेड तक जाओगे। अगर तुम्हें इसको याद करना है तो यू डेवलप दैट लॉजिक, यू गो टुवर्ड्स द हेड ऑफ ए जो पॉजिटिव है, उसकी तरफ फाइनल हेड होगा, है ना? जो नेगेटिव है उसकी हेड की तरफ क्या होगा? टेल होगा। अगर तुम्हें फाइनल वेक्टर ट्रायंगल लॉ में ड्रॉ करना है तो, ठीक है? सपोज व्हाट इफ mod of a vector plus b vector is equal to mod of a minus b vector, ऐसे दे रखा है। फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। बहुत आसान है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर देना है। कैसे करोगे? गुड, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 2ab cos थीटा, where theta is the angle between b. So 4ab cos theta is 0. So cos theta is 0, theta is pi by 2. कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए क्लास में हो गए थे सबसे? क्या कौन से क्वेश्चन? क्लास के लास्ट में लिखे थे 6 क्वेश्चन। कर लिया था? तो नहीं हुए या एक भी नहीं हुए? किसी ने सिखा दिया है आधा झूठ बोलो तो सच हो जाता है। 10, ये 30 डिग्री ले लिया। 10 60 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री। इन सबको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखो। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है? आई कैप जे कैप में ही लिखोगे, और कैसे लिखोगे? सबको 10 मान लेना ना।
हो गया, ध्यान दो सारे। ये क्या हो जाएगा 10 cos 30 आई कैप। सब इधर ध्यान दो सारे, कैसे करो देखो। 10 cos 30, ये डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप, सो 10√3/2 आई कैप। 10 sin 30, ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस जे कैप, गुड। ऊपर आई कैप, ऊपर जे कैप, और राइट साइड में आई कैप, नीचे माइनस जे कैप, और इधर माइनस आई कैप। तो माइनस 10 sin 30, 10/2 जे कैप। ये क्या हो जाएगा 10 आई कैप। ये क्या हो जाएगा 5 sin 60 माइनस आई कैप प्लस 5 cos 60 डिग्री माइनस जे कैप। तो कितना बन जाएगा ये 5 sin 60 इज 5√3/2 माइनस में आई कैप माइनस 5/2 जे कैप। ये कैसे हो जाएगा, तो 10, पहले x का लिखते हैं हमेशा, तो 10 sin 53 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 10 cos 53 डिग्री जे कैप। साइन 53 कितना होता है 4/5, तो 8 माइनस 8 आई कैप, cos 53 इज 3/5, तो प्लस 6 जे कैप। क्लियर है यहाँ तक। 10 cos 37 डिग्री माइनस आई कैप, इसका हो जाएगा प्लस 10 sin 37 डिग्री माइनस जे कैप। लिख लेना इसको भी, 10 sin 37 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos 37 डिग्री माइनस जे कैप। यहाँ तक क्लियर है सबको। समटाइम्स द एक्स, अब यहाँ पे एक्सेस हॉरिजॉन्टल है, समटाइम्स वी चूज एन एक्सेस जो कि टिल्टेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो कर रहे हो ये कैसा कर रहे हो, इस एक्सेस पे कर रहे हो राइट, एक्स वाई, और मैंने यहाँ पे सपोज 10 ले लिया और यहाँ 30 डिग्री ले लिया, तो यहाँ क्या लिखा हमने -10 sin 30 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos -10 cos 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, ये अभी तक हम कर रहे थे जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस लिए। समटाइम्स ऐसा भी एक्सेस होता है, हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्सेस इज ए चॉइस, किसी ने बना रखा है क्या, हमारी मर्जी है नहीं। ये क्या हो गया, अब इसको कैसे लिखोगे, विल इट बी सेम एज दिस, इट विल बी सेम एज दिस। ठीक है, give me a second. ठीक है, कंपोनेंट्स कर रहे थे अपन।
अब है, अच्छा कंपोनेंट फॉर्म में तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे सपोज कोई रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट से चाहे कोई भी वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, इसको मैं लिख रहा हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये लिख रहा हूँ, है ना। इस रिजल्टेंट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, दैट दिस इज अ वेक्टर, ए वेक्टर जिसका x कंपोनेंट इज ए एक्स एंड y कंपोनेंट इज ए वाई। क्लियर है यहां तक? अब इस ट्रायंगल, इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर ये ए वाई है तो ए की जो लेंथ होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, विल इट बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड, कह सकता हूं मैं, तो कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कौन कौन से, ये दो एक्स कंपोनेंट वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप, और वाई कंपोनेंट वेक्टर क्या है, ए वाई जे कैप, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं वेक्टर लूं तो दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? कोई भी एक वेक्टर है, वो अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट ही तो है, कंपोनेंट वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, राइट। अ वेक्टर इज resultant of its component vectors। ठीक है, क्या लिया मैंने, ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप वेक्टर्स दो लिए, जिसमें से इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए एक्स और इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए वाई। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या बोलो, 45। तुम क्या, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, ये दो वेक्टर्स हैं, ये मान लेते हैं रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले के लिए। तो क्या लिखूंगा मैं, रूट अंडर ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा हूं, क्या है, हाँ जोर से बोलो, बुदबुदा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड प्लस 2ax ए वाई कॉस 90 डिग्री, ये क्या होता है, 0 आ गया सेम। ठीक है, ज्योमेट्री से भी आ रहा है एंड रिजल्टेंट से भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, करें नेक्स्ट, साथ साथ लिखो। हो गया, नेक्स्ट इज, नाउ वी फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स। अब आइडिया ये है कि मेरे पास दो वेक्टर है, तो मैंने क्या किया, उन दोनों को ऐड कर दिया, किससे, पैरेललोग्राम लॉ से। तीन वेक्टर है तो क्या करोगे, तो दो का पैरेललोग्राम लॉ से एक निकालोगे और फिर उसके बाद तीसरे से कर दोगे, नहीं हो जाएगा, फिर चार हो तो वही दो दो अलग करके फिर उसके बाद फिर कर देंगे, नहीं ऐसे ही 1000 हो तो फिर करते रह जाएंगे यही अगले 1-2 साल तक, नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, वी फाइंड रिजल्टेंट यूजिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, वी ब्रेक ऑल द, सपोज देयर आर मल्टीपल वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर को हमने तोड़ दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, फिर बी वेक्टर है, बी को तोड़ दिया हमने बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, एंड जो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई है, दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, दिस कवर्स, दिस इज अ जनरल फॉर्म। अगर मैं कोई ए वेक्टर ले रहा हूँ,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये एक जनरल फॉर्म है, क्लियर है, ये सारे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे ही सी वेक्टर ले लिया, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। तो मुझे अगर रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट आर वेक्टर, रिजल्टेंट भी क्या चाहिए होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप चाहिए होगा। मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट चाहिए एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट चाहिए, राइट। अब सपोज मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स हैं, मैंने रिजल्टेंट को भी क्या बोला है, अ वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है उनको भी क्या बोला है, एक वेक्टर बोला है। कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, राइट। अगर मेरा ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है मान लेते हैं, तो सबको अगर कंपोनेंट में तोड़े तो ए वेक्टर का कंपोनेंट ये ए एक्स है और ये ए वाई है, बी का ये बी एक्स है और ये बी वाई है, एंड सी का ये सी एक्स है एंड ये सी वाई है। समझ पा रहे हैं सारे, सबको कंपोनेंट में तोड़ दिया। नाउ लुक एट द एक्स एक्सिस, एक ए का कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट और सी का, तीनों का एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे है ना, और वो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव सब इंक्लूडेड है। तो वी कैन ऐड देम अल्जेब्राइकली टू फाइंड द रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। ए एक्स को, बी एक्स को और सी एक्स को ऐड कर दूंगा, तो जो आर एक्स होगा ना क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, क्योंकि मुझे नेट वेक्टर ही तो चाहिए अलोंग एक्स कंपोनेंट। अलोंग द एक्स एक्सिस मुझे क्या चाहिए, नेट वेक्टर चाहिए। ये तीनों क्या है, वेक्टर्स ही तो है, वेक्टर्स अलोंग सेम डायरेक्शन और वेक्टर्स कोलिनियर टू ईच अदर, दे कैन बी एडेड अल्जेब्राइकली। कोलिनियर है वो, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप ये सी एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं जब लिख रहा हूँ अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू सपोज -5 होगी, इसकी वैल्यू -4 होगी, इसकी वैल्यू +6 होगी, तो ये ऐड होकर अपने आप कितना हो जाएगा, -3। तो रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर है। अब ऐसे ही आर वाई भी निकाल सकते हो, दैट विल बी ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। क्लियर है। सो कैन आई से दैट आर एक्स, x component of the resultant vector is sum of components, कौन से components, x components of all vectors, and this is same as नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा फिर आर वाई का, एंड आर वाई विल बी सम ऑफ कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। और व्हेन आई से सम आई एम सेइंग अल्जेब्राइक सम, ठीक है। लिख लिया। क्या उस वक्त पूछा था तो समझ नहीं आया। हो गया। क्या बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं। आज कहाँ खेलना है, क्रिकेट। आज पहली बैटिंग मेरी होगी।
अब तो हो गया होगा। तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए मुझे। सपोज दिस इज 6√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 10 at an angle of 37 degree and 20 at an angle of 53 degree। इसको ए वेक्टर ले लो, इसको बी वेक्टर ले लो और इसको सी वेक्टर ले लो। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, कंपोनेंट से करेंगे। तो करो फिर। हो गया सर? अभी तो शुरू ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, तुम बैठो नवाबों की तरह। ठीक है, अब मान लेते ए वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स लिखूंगा मैं। तो 6√2 cos 45 या sin 45, दोनों 1/√2 होता है। तो 6√2 sin 45 माइनस आई कैप क्या बन जाएगा? 6√2 sin 45 डिग्री माइनस आई कैप, एंड देन 6√2 cos 45 डिग्री प्लस j cap. So this becomes 6√2 times 1/√2 माइनस में प्लस 6√2 times 1/√2, कितना बन जाएगा? माइनस 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ऐसे ही बी वेक्टर को जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 sin 37 कितना होता है? 6 एंड 10 cos 37 8, तो माइनस 6 आई कैप माइनस 6 माइनस 8 जे कैप। एंड सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? cos 53, ठीक है, कितना होता है? 3/5, तो कितना हो जाएगा ये? 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप। तुम्हें डायरेक्ट नहीं लिखना है, कैलकुलेट करो। मैं थोड़ा तेज हूँ तो कर सकता हूँ मैं। आगे यहाँ तक सब हड़बड़ी नहीं है। तुम जे एस्पिरेंट लग ही नहीं रहे हो। तुम में से है कोई जे एस्पिरेंट? कोई है? कोई नहीं है? है तो यार, जे एस्पिरेंट अगर हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मेरे से तो पहले ही आने चाहिए। ट्वेल्व आई कैप माइनस 20 जे कैप। मेरा तो 0 आ रहा है यार। 0 आई कैप एंड देन इनको जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जा रहा है? माइनस 18 जे कैप। कुछ तो गड़बड़ है। इन तीनों को ऐड कर दूंगा मैं, ये एक्स कंपोनेंट का एडिशन हो जाएगा और ये वाई कंपोनेंट का एडिशन हो जाएगा।
गया? करें नेक्स्ट। अब सपोज एक और तुम्हें वेक्टर का पेयर दे रखा है, एक का मैग्नीट्यूड हम 2 ले लेते हैं और इसका भी मैग्नीट्यूड हम 2 ले लेते हैं, और ये हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पर। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। रे 4 कैसे आ जाएगा? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2i कैप, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस ये 90 और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30, तो माइनस i कैप प्लस √3/2 j कैप। तो जब ऐड करोगे, समझ आया? समझ आया? समझ आया? ये रोकना है जहाँ नहीं समझ में आए, ठीक है? तो ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी i कैप प्लस √3/2 j कैप। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √1 + 3/4 1। ये √3 है, देखो तुम पकड़ नहीं पाए मैंने। √3/2 नहीं है, √3/2 × 2 है, 2√3/2, तो कट जाएगा। दैट ट्रेस छोड़ा था मैंने कि तुम पकड़ पाते हो या नहीं, और तुम नहीं पकड़ पाए, ठीक है? तो √3 i कैप, तो यहाँ पे भी ये √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 + 3, तो ये भी 2। So the resultant of two equal मतलब two vectors of equal magnitude which is kept at 120 degree is have same magnitude as individual vectors, ठीक है? समझ में आया? कि दो वेक्टर्स, अगर मैं ये पूछा जाए कि सपोज देर आर टू फोर्सेस, क्वेश्चन अगर ऐसा हो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस having equal magnitudes have same magnitude as the, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, ये तो समझ में नहीं आएगा। इंडिविजुअल वेक्टर्स, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, वीडियो भी हो रहा है तो अच्छा लिखना चाहिए। वैसे आई कैन राइट वेरी वेल, सबको पता ही होगा। क्या इतना अच्छा तो लिखा है, देखो नहीं समझ आ रहा? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वैसे आई हैव द बेस्ट हैंड राइटिंग, तुम सबसे अच्छी है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैव सेम वे एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स। ये जानबूझ के लिखता हूँ मैं ताकि तुम थोड़ा स्ट्रगल करोगे तो याद रहेंगी चीजें, ठीक है? इसका मतलब क्या है? एफ वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा भी एफ वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है। इफ एंगल बिटवीन देम मीन्स 120 डिग्री। समझ में आया?
सबको समझ में आ गया पॉइंट? नहीं समझ में आया? देखो अगर एक एफ ये यहाँ पे है और एक फोर्स एफ यहाँ पे है, इनका रिजल्टेंट भी एफ मैग्नीट्यूड का होगा अगर इनके बीच में एंगल कितना था 120 डिग्री। समझ में आया? इसको ऐसे भी इमेजिन, कौन ऐसे इमेजिन कर पा रहा है कि इन दोनों का अगर यहाँ पे एक तीसरा एफ होता 120 पे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता, बाई सिमेट्री हो जाता ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसका तो उल्टा ही होना है। अगर नहीं इमेजिन कर पाए तो कोई बात नहीं, रिजल्टेंट अभी करोगे फोर्सेस। चलिए हटाए थे, ज़्यादा देर गंदी हैंडराइटिंग नहीं रखनी चाहिए। मान लेते हैं that there are 3 forces, एक 10 न्यूटन का है, एक 10√3 न्यूटन का है और एक 100 न्यूटन का है। तुम बोले वो ये 10 का है तो ये 10 टाइम्स होना चाहिए, तो वो पहली क्लास के लिए था और तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। तुम भी उतना बड़ा मत बना देना 10 टाइम्स, बस यू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट? ठीक। तो और इसके बीच में एंगल दे रखा है 150 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस। इन तीनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? अब ये 90 डिग्री है, ये समझ में आ रहा होगा। मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, फटाफट करो। सबका सेम आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो इधर। ये कितना हो जाएगा? 10√3 आई कैप। ये कितना हो जाएगा? 10 जे कैप। और ये 150 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 100 साइन 60, मतलब 100√3/2, मतलब 50√3 इधर माइनस आई कैप और नेगेटिव में 50 जे कैप। ये इतना हो जाएगा, राइट? सबका इतना आ रहा है? अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर तीनों को एक्स कंपोनेंट को जोड़ दिया तो कितना होगा? 10√3 माइनस 50 आई कैप, एंड वाई कंपोनेंट को जोड़ दिया प्लस 10 माइनस 50 जे कैप। तो रिजल्ट आया तुम्हारा -40√3 आई कैप माइनस 40 जे कैप। मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, रूट अंडर 40√3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 40 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर चला जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इज का √2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है? एंड अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए होगा, ये नहीं बताया मैंने तुम्हें, अगर मुझे कंपोनेंट दे रखा है ये
भूल नहीं गया था मैं, जानबूझ के रखा था अभी बताने के लिए। सो अगर ए एक्स एंड ए वाई कंपोनेंट है ना, और दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ थीटा होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या चाहिए? एंगल विथ एक्स एक्सिस ना, डायरेक्शन क्या मतलब है? एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ से थीटा ले लूँ तो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये कितना है? ए वाई, और ये कितना है? ए एक्स। तो कितना हो जाएगा? ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा इज tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। समझ आ गया पूरा? नहीं समझ में आया? लिखो फिर। जमा में ले लो, वार्म अप का टाइम आ गया है। स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से क्लास में ही कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं, क्लास के इमीडिएटली बाद सीधे ग्राउंड पे जाएंगे। और मैं आता हूँ खेलने आज। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं 120 की स्पीड से बॉल फेंकता हूँ, समझ रहे हैं? वो हंस रहा है, भरोसा नहीं हो रहा ना? ऐसे ही नहीं हो रहा था पिछले साल क्लास 12th को। अरे मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तुम सबसे अच्छा खेलता हूँ। हाँ देखो, सब एग्री क्यों कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि तुम उसके मजे ले रहे हो उसको। अभी होंगे मैचेस थोड़े टाइम में, इंटर कोर्स टूर्नामेंट। नहीं, स्ट्रेचिंग करो, खेलने जाओ तुम, घर पे भी ना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं ना, खाली बैठा रहता हूँ, फोन आएंगे मैं संभाल लूंगा। नहीं हो गया यहाँ तक? सबको क्लियर है? पिछली बार 11th क्लास जीत गई थी ना, और 10th हार गई थी। तुम हार गए थे। तुम पिछली बार सब ये हारी हुई टीम है, अब 11th में हो। बहुत खराब। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारी टीम से खेलूंगा। तो तुम जीत जाओगे, तब जीत जाओगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट है उस पर कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इधर 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तो ये कहाँ जाएगा? यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, है ना। द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये तब होता है द रिजल्टेंट of all forces acting on a body is 0, है ना। then the object is said to be in equilibrium. then the object is said to be in equilibrium. ठीक है। अब रिजल्टेंट मुझे क्या करना है? जब भी कोई फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, रिजल्टेंट 0 करना है। फोर्सेज क्या है? वेक्टर्स ही तो है, एंड वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज इसलिए हम वेक्टर्स में ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से वेक्टर्स हम निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं बहुत सारे वेक्टर्स का, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज गिवन कि
तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये 10 न्यूटन ले लो और ये 20 न्यूटन ले लो एट 53 डिग्री। और यहाँ पे 12 न्यूटन ले लो और यहाँ पे ले लो 16 न्यूटन। एंड यू हैव, ये तीन फोर्सेस हैं, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यू हैव टू चेक वेदर द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। क्या करेंगे हम, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो चेक करके बताओ फटाफट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पे नेट फोर्स इज जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद होगा सबको, क्या है? आता है, बस बता नहीं पा रहे। बताओ क्या है? हाँ जी, फर्स्ट लॉ। मूविंग रह जाएगा, है ना, और रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे रह जाएगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो फर्स्ट लॉ का इन्फ्रेंस क्या है? तीन इन्फ्रेंस है। पहला, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है और कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। एंड तीसरा, ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में है, अगर फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। समझ में आया? तो ये हम पहले दो इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि जब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब पहला केस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड दूसरा केस इट कैन बी एट यूनिफॉर्म मोशन। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये पढ़ा होगा ना बचपन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जब भी हमें चेक करना होता है कि ये सारे इक्विलिब्रियम में है नहीं, या गिवन अमाउंट ऑफ फोर्सेस, गिवन नंबर ऑफ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम और नॉट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, तो हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे। ये क्या है, इसका कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा, मान लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका कुछ कंपोनेंट आएगा, है ना, बी एक्स आई कैप। ऐसे ही इसका भी कुछ कंपोनेंट्स आएगा, अलग अलग सबका कंपोनेंट आएगा। एक क्या, सारे रिजल्ट, सबका रिजल्टेंट ले लो और वो जीरो होना चाहिए, है ना, क्लियर है। बार बार मैं सबको ऐड करूंगा। दूसरा क्या तरीका है, अगर मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करूं, इधर देखो ध्यान दो, अगर मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट बात करूं, तो अगर लेफ्ट कंपोनेंट्स और राइट कंपोनेंट्स इक्वल हो तो नेट विल बी जीरो। तो मैं सिर्फ लेफ्ट वाले सारे कंपोनेंट्स को किससे इक्वेट कर दूं, राइट की इक्वेट कर दूं। तो मैं क्या चेक करूंगा, वेदर 20 cos 53 इज इक्वल टू दिस और नॉट। क्लियर है? तो 20 cos 53 इज इक्वल टू 12 आ रहा है। अब मैं ऐसे ही वर्टिकल इक्विलिब्रियम, दो डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो रहा है ना, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट अगर जीरो होगा देन आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप इज जीरो, राइट। इस केस में आर एक्स भी जीरो होना पड़ेगा और आर वाई भी जीरो होना पड़ेगा। कैन देयर बी अ वेक्टर जिसके कंपोनेंट नॉन जीरो है और वो जीरो है? क्या पूछा मैंने? कैन देयर बी अ वेक्टर जिसके कंपोनेंट जीरो नहीं है और वो खुद जीरो है? क्या कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? नहीं हो सकता ऐसा। एक जीरो वेक्टर के कंपोनेंट जीरो होने ही पड़ेंगे। क्यों? जब r का मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर जीरो है। इसका मतलब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर जीरो है। दो स्क्वायर का सम जीरो है, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो ये दोनों को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो एक रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर जीरो। अब जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का सम जीरो है तो कैन आई से दैट राइट वर्ड्स वाले कंपोनेंट्स और लेफ्ट वर्ड्स वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो? तो मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, अगर मैं, इसलिए मैंने दो अलग अलग इक्विलिब्रियम बोला, एक हॉरिजॉन्टल और एक
वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली क्या होगा, राइट कंपोनेंट्स का समेशन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ लेफ्ट कंपोनेंट्स। एंड ऐसे ही दूसरा एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा, समेशन अपवर्ड्स कंपोनेंट्स इज समेशन डाउनवर्ड्स वाले सारे। ये समझ पा रहे हैं? इक्विलिब्रियम को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे दो इक्वेशन हमेशा मिल जाएंगे, है ना। कर भी वही रहे, दो इक्वेशन से क्या होगा, कुछ अननोन चीजें निकालेंगे, कुछ नोन चीजें होंगी, है ना। अब फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है ना कि हमेशा फोर्सेस दे रखा होगा और हमें चेक ही करना है इक्विलिब्रियम में। कई बार फोर्सेस निकालने ही पड़ते हैं। लिख लिया होगा यहां तक। न्यू प्लेयर्स में से अच्छे प्लेयर कौन है? तुम अच्छा खेलते हो? नहीं खेलते हो? ये गए ही नहीं था। अच्छा खेलता है वो। आजकल की जनरेशन में बिल्कुल भरोसा नहीं है। बोलते हैं अच्छा खेलते हैं और आके फिर वो थ्रो फेंकते हैं बॉल। तुम्हें बॉलिंग करानी नहीं आती। करें आगे? ठीक है। अब सपोज एक क्वेश्चन, मान लेते हैं तीन वेक्टर्स हो, ए बी और एक का मैग्नीट्यूड मैंने 10 दे रखा है और ये 30 डिग्री पे हो। एंड इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर दीज थ्री फोर्सेस। द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। EQM मतलब इक्विलिब्रियम। गुड। तुम मत लिख देना एग्जाम में। ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर दीज थ्री फोर्सेस। ठीक है। फाइंड ए एंड बी। ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। उनका डायरेक्शन हमें पता है, हमें मैग्नीट्यूड पता करना है। हो गया? गुड। चेक करेंगे अभी। गुड। ऐसे ही आंसर आने चाहिए। आधे लोग क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं अभी तक। एक जब भी कोई जेई बैच स्टार्ट होता है तो एक कस्टमरी 12 आवर क्लास लेता हूँ मैं। ठीक है, वो कस्टम है यहाँ का, तो वो हम करेंगे जल्दी बेस्ड ऑन योर रिसेंट डेडिकेशन इवेंट्स। ठीक है, 12 आवर्स ओनली। सोने तो नहीं दूंगा, सो जाओगे। ट्राई कर लेना, तुम्हारी अलग से 24 आवर्स चलेगी। फिर रात को हुआ था एक बार, पूरा बैच यहाँ था, खड़े करके पढ़ाया था पूरा। अब इक्विलिब्रियम में है ये, इधर ध्यान दो सारे। दो इक्विलिब्रियम पता है हमें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? तो राइट कंपोनेंट्स इज इक्वल टू लेफ्ट कंपोनेंट्स। समेशन राइट इज इक्वल टू समेशन लेफ्ट, यही था ना। क्या होता है इक्विलिब्रियम? फिर से रिवाइज कर लो। तो समेशन राइट विल बी इक्वल टू समेशन लेफ्ट, समेशन अप इज इक्वल टू समेशन डाउन। बस याद कर लेना, ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो राइट लेफ्ट की बात करो अगर, तो राइट में कौन सा है? बी, और लेफ्ट में कौन सा है? ए साइन 30 डिग्री। आपकी बात करोगे तो क्या है? ए कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है? 10 के बराबर है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं।
a cos 30 कितना होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा a 20/√3, और इसको इसमें पुट कर देंगे तो b हो जाएगा 10/√3। हो गया यहाँ तक? ये इस रूम में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सबको उठा के ले आओ, यहाँ बिठा दो। क्या हो, पनिशमेंट थोड़ी है, पढ़ने के लिए बुलाया। पनिशमेंट नहीं है। सपोज देयर आर 3 वेक्टर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, इनको 60 डिग्री मान लेते हैं, एंड देयर इज अ थर्ड वेक्टर, ये जस्ट ऑपोजिट हो गया, ए मैग्नीट्यूड का और ये थीटा एंगल। If these three forces are in equilibrium, find A and theta. खड़े हो जाओ, खड़े होकर पढ़ो। पढ़ो। दिक्कत होती है खड़े होकर पढ़ने में, बात करते हुए पढ़ने में दिक्कत नहीं होती बस, है? कहाँ है, सबको बुलाओ। इसके भी 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, लेफ्ट और, जैसे मैं कर रहा हूँ उस चीज को देखो ना, कंफ्यूज रहे हैं क्या करना है, पेज पलट रहे हैं यार। मैंने क्या किया, ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल एरो बनाए, अब मैंने सोचा हॉरिजॉन्टल राइट और लेफ्ट को बराबर कर देते हैं, फिर वर्टिकल एरोज बनाए, किसका मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम देख रहा हूँ, अप और डाउन को बराबर कर देते हैं। हाँ बाकी करो, इससे नहीं हो रहा। तुमने ए साइन 30, बैठो बैठो बैठो, ए साइन 30 का ये कंपोनेंट है, कौन सा लेफ्ट कंपोनेंट है। अब इसको इसके बराबर होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए, राइट और लेफ्ट बराबर होना पड़ेगा। इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका? नहीं है ना वो, इस ये वर्टिकल लाइन पे ही है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर हो, ठीक है, और ऊपर से नीचे सेम। यार इसका पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो और बराबर कर दो। खड़े खड़े बैठ के किसने बोला पढ़ने के लिए? पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ध्यान से, मैंने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को बराबर करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को बराबर करना है मतलब राइट कंपोनेंट्स को लेफ्ट के बराबर करना है। अब राइट कंपोनेंट, इसका कोई राइट कंपोनेंट होगा क्या इसका? तो राइट वालों में किनको कंसिडर करेंगे, इन दोनों को, तो राइट वालों को देखते हैं। तो 5 ऑलरेडी राइट में है, प्लस 5 cos 60, तो 5 + 5 cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा, लेफ्ट कंपोनेंट्स। अब लेफ्ट कंपोनेंट में कौन कौन से वेक्टर को कंसिडर करेंगे, इसको
तो ए कॉस थीटा। तुम्हारा होमवर्क रहेगा आफ्टर दिस कि तुम सारा कंपोनेंट्स वगैरह सारे क्वेश्चंस कर लो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ लो पूरा फ्रॉम योर रिवीजन मॉड्यूल। क्लियर है? नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के दो टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? सपोज देयर आर टू वेक्टर्स। पहले डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं थोड़ा। डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है? ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। दिस गिव्स अस अ स्केलर आउटपुट। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इट ओनली गिव्स अस नंबर। कुछ ये नंबर देता है। क्लियर है यहां तक? ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है वो है ए बी कॉस थीटा। ऐसे समझ लो कि जैसे दो वेक्टर्स हैं हमारे, ए वेक्टर इधर बी वेक्टर। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस बी के कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट को ले रहा हूँ? जो ए के अलोंग है। अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या बी कॉस थीटा होगा? तो इस बी कॉस थीटा अलोंग द कंपोनेंट, इसको हम लोग प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, राइट? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोल सकते हैं। कंपोनेंट्स भी प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है? तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इस प्रोजेक्शन से ए को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया। सबको समझ में आ रहा है? और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज 0। ए बी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा? पैरेलल में दो कंडीशन है, एक सेम डायरेक्शन है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन है। इज इक्वल टू ए बी इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन and a dot b is minus ab if a vector and b vector are in opposite directions. क्लियर है यहां तक? नोट करो फटाफट। हो गया? दिख नहीं रहा? अब ठीक है? यस यस, माइनस का साइन दिया। देखो मुझे लगा मैंने फिर से कुछ इंटेंशनल मिस्टेक तो नहीं कर दिया। ठीक है, करें नेक्स्ट। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज ना याद होनी चाहिए। किस तरह याद होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद वाला याद जो बताया था। तो ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर्ड होता है। ठीक है? और चलो कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर्स जो हमें पता है, यूनिट वेक्टर्स के साथ थोड़ा खेल लेते हैं।
अगर मैं आई डॉट आई ले रहा हूं, आई कैप डॉट आई कैप, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सोच क्यों रहे हो? 1। इसका कितना होगा? 1। तो 1 टाइम्स कॉस आई और आई सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री, तो तीनों क्या हो गया? 1। तो कितना हो जाएगा? 1। इससे भी आ रहा है ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1। जे डॉट जे क्या हो जाएगा फिर? 1 एंड के डॉट के क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? नेक्स्ट है क्या हो? के वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, समझ में आ गया होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस नहीं बताया था क्या? बताया था मॉड्यूल में है ना? हाँ तो फिर बता ही दिया, एक ही बात है। आई डॉट जे अगर ले लिया मैंने, आई और जे क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो आई डॉट जे बिकम्स 0, जे डॉट के बिकम्स 0, आई डॉट के बिकम्स 0। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये नहीं लिखा था मैंने, एक और प्रॉपर्टी है दैट ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, बिकॉज स्केलर है, नंबर ही तो है। सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब अगर सपोज देयर आर टू वेक्टर्स गिवन, ए वेक्टर दे रखा है हमें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ए डॉट बी, ए डॉट बी विल बिकम, ध्यान देना इधर, अभी मैं ड्राइव कराऊंगा। अब डॉट प्रोडक्ट है, मैं मल्टी डॉट कर रहा हूं तो फिर एक बार ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 होता है तो ए एक्स बी एक्स 1 हो जाएगा टाइम्स 1। फिर आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, बाकी 0 हो गया, तो ए एक्स बी एक्स। ऐसे ही इसका ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ए वाई बी वाई, इसका ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ए जेड बी जेड। तो कितना बन गया? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। It is because dot product is distributive in nature. B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Dot product is commutative in nature. ये सब पढ़ते थे ना बचपन में, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर z कंपोनेंट बताया नहीं था अब तक तो एक्स्ट्रापोलेट करना है जो भी लर्निंग्स अभी तक सीखी है आई और जे के लिए, दैट इज वैलिड फॉर के एज वेल। 3 कंपोनेंट्स के लिए वैलिड है, 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा, मैं तीनों कंपोनेंट्स से जीरो करूंगा, है ना? यहां तक समझ में आया? ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। जब भी पूछा जाए कि 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालो, तो पूछोगे कौन सा प्रोडक्ट, तो अगर दे रखा है डॉट प्रोडक्ट तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट।
अच्छा, डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या बोला था, स्केलर होता है, इट गिव्स अस नंबर ओनली, मैग्नीट्यूड देता है, ए डॉट बी। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देता है, इट गिव्स अस अ वेक्टर आउटपुट। इसको लिखते हैं हम ए क्रॉस बी से, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब देखो, मैंने लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सही है? एन के भाई बताया है क्या? अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये उसका फॉर्मूला जरूर है। मैंने क्या बोला था, एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। इसका मैंने ये वाला कंपोनेंट एक बी कॉस थीटा लिया था और इसके साथ प्रोडक्ट ले लिया था। अब इसके वर्टिकल कंपोनेंट को ले रहे हैं, बी साइन थीटा। ये क्या होगा, बी साइन थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे जरूरत पड़ गई थी, ऐसा हमने चूज किया था। ये वेक्टर की दुनिया बना रहे हो तुम, यहाँ क्या कर सकते हो वो डिफाइन कर रहे हो। बढ़िया, उधर वाटर ब्रेक सब चल रहा है, चलो करो करो, कोई बात नहीं। ठीक है, ए बी साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है? अब डॉट प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है। तुमने पढ़ा है क्या? याद करो, बचपन में पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल। कौन बताएगा? कोई नहीं पढ़ा सबने? बताओ बताओ, राइट हैंड थंब रूल। Right hand thumb rule states that when you point your right hand thumb in the direction of current carrying wire, the direction in which your fingers wrap around is the direction of. गुड, शाबाश, अच्छे नंबर आ रहे हैं लग रहा है। इसमें भी हम क्या करते हैं ना, ए वेक्टर को लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं इस प्लेन में। अच्छा, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाएंगे। अभी हम लोग शायद लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि दो वेक्टर क्या करते हैं, प्लेन बनाते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इट इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। अब मान लेते हैं ये दो वेक्टर है, इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो कॉमन टेल में लेकर आएंगे, है ना। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, मुझे ए वेक्टर पे अपना हाथ रखना है और कर्ल करना है टुवर्ड्स बी वेक्टर। सो द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया? सो डायरेक्शन of A cross B is given by, कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। हो जाएगा, याद रहेगा हमेशा, राइट हैंड का लेना है थंब, ठीक है। और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा फिर, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इन्हीं दो वेक्टर्स की बात करूं मैं, सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैंने ऐसे लिया, मैंने बोला ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर होगी। अब बी क्रॉस ए होता तो उसकी डायरेक्शन बी, कोई ऐसे तो नहीं घुमा सकता, ऐसे कर लेगा क्या, ट्राई करना, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो मुझे बी क्रॉस ए चाहिए, तो ये ऐसे ना करके फिर मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो फिर ये थंब नीचे चला जाएगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल। यार तुम ऐसे भूलना नहीं है, राइट हैंड थंब, है ना, कुछ ऐसा दिखता सा है। तुम डायग्राम बना लो इसका ना, ऐसे डायग्राम बना लो, ठीक है। कितना अच्छा बना है देखो। वैसे मैं आर्टिस्ट बनने वाला था,
आई कुड बी एन आर्टिस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और कुछ बच गया क्या? हाँ बहुत सारा बच गया अभी तो। आई क्रॉस जे, अब ये याद करने तुम्हें, आई क्रॉस जे क्या होते हैं? के। कैसे? तो अच्छा मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है? तो ये जेड एक्सिस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हमने चूज किया था। नहीं समझ में आया? हमने बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसी को जेड एक्सिस होना पड़ेगा। ये बाय डेफिनेशन जब बनी थी जेड एक्सिस तब ये चूज कर लिया गया था। समझ में आया? तुम उसको एक्स और इसको वाई मान के इसको जेड नहीं मान सकते, फिर तुमको जेड कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे। वो अभी इसके रूल्स के थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस। तो इधर आई कैप है और इधर जे कैप है। अब मैं आई कैप और थोड़ा सा गड़बड़ आर्ट हो गया है, इधर आई कैप ले लेते हैं। ये प्लेन समझ में आ रहा है? ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये जे कैप है। तो ये ऊपर मतलब ये एक्स डायरेक्शन है अगर, और ये अपना वाई डायरेक्शन है। एक्स और वाई चूज करने में आसान था, एक एक्स था तो उसके परपेंडिकुलर वाई ले लिया, किधर भी ले सकते हैं, मर्जी है हमारी। तो अगर ये एक्स लिया तो मैंने ये वाई ले लिया। अब आई क्रॉस जे जो है ना हमने डिफाइन कर दिया के कैप, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक्स से वाई जब जाएंगे, अब मान लो पहले फॉर्मूला देखो, मॉड ऑफ आई क्रॉस जे लेना था, मैंने क्या बोलूंगा, मॉड आई मॉड जे साइन 90 डिग्री, तो ये 1 हो गया। इट इज अ 1 मैग्नीट्यूड वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आई एंड जे। अब राइट हैंड थंब रूल से फिगर आउट करो, ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है आई और जे उधर की तरफ है, तो के कहाँ गया? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, दैट इज के कैप, एंड वही वाई डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे हमेशा किसके बराबर होता है? के, बिकॉज इट इज चूज इन दैट वे, ठीक है? बनाओ, तो J क्रॉस K बिकम्स I एंड K क्रॉस I बिकम्स J, ठीक है? कैसे याद करोगे? तो एक सर्कल बनाना है, यहाँ से I बनाना है और यहाँ से J बनाना है और यहाँ से K बनाना है। इधर ध्यान दो सारे, एक सर्कल बनाया, I फिर J फिर K। अब इस सर्कल पे I क्रॉस J ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है? K। K क्रॉस I ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है? J। और J क्रॉस K ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है? I। लेकिन अगर मैंने उल्टा ले लिया, J क्रॉस I ले लिया, तो माइनस K हो जाएगा, है ना? अब J क्रॉस I मतलब J इधर है फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ऐसे तो नहीं आएगा, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो J क्रॉस I नीचे की तरफ गया विच इज माइनस ऑफ K। समझ में आ रहा है? तो J, ये याद कर लेना सब। तो ये 3 आ गए और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या करोगे? J क्रॉस I विल बी माइनस K, देन K क्रॉस J will be minus I and I cross K will be minus J। याद करना है। ठीक है, याद रहेगा सब? एक ये लिखवाया था कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो इसका नया रूल है, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। बस डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट, A क्रॉस B ऊपर, B क्रॉस A नीचे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। क्लियर है? I वाल J का पता चल गया था। अच्छा I क्रॉस I अगर ले रहे हैं या फिर इन रैंडम
ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। याद रह गए सारे फॉर्मूलेज, तुम्हें सबको याद रखने हैं, इतने याद कर लो, फिर अगली बार मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। ए डॉट बी जो है नेगेटिव हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।